नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 धातु और अधातु। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि धातु आते कहाँ से हैं, इनको प्राप्त किस प्रकार से किया जा सकता है। क्या इनकी बारिश होती है क्या ऊपर से जो ये अपन को प्राप्त हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। धातुओं को प्राप्त करते हैं कहाँ से? भूमि के अंदर से। कहाँ से प्राप्त करते हैं? भूमि के अंदर से। अब ऐसा तो होता नहीं है कि गड्ढा खोदा और वहाँ से सोना निकलना चालू हो जाता है, या फिर चांदी निकलनी चालू हो जाती है, या फिर कोई अन्य धातु अपन को स्वतंत्र रूप में मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे ही अपन भूपर्पटी होती है, अपनी जो पृथ्वी की भूपर्पटी होती है, उसमें अपन अगर खुदाई करते हैं तो ये जो धातु होती है ये खनिजों के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? खनिज। अब खनिज क्या होते हैं? जब भी अपन किसी पदार्थ को भूपर्पटी से प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है खनिज। अब इन खनिज कुछ खनिज इस प्रकार के होते हैं कि इनमें जो धातु होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, और उस खनिज से अगर कम खर्च में अधिक धातु निकाल लें तो वही खनिज क्या बन जाता है? अयस्क बन जाता है। क्या बन जाता है? अयस्क। तो खनिज और अयस्क में थोड़ा सा अंतर है कि जो खनिज होते हैं जिनको भी अपन जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं वो सब क्या है? खनिज होते हैं। लेकिन कुछ खनिज अपन के लिए लाभकारी होते हैं, मतलब उनमें अगर कम खर्चा करेंगे तो अपन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मतलब ज़्यादा धातु उससे प्राप्त होगी कम खर्चे में, तो वो होता है अयस्क। अब अयस्क किसके होते हैं? धातुओं के होते हैं। जो अयस्क होते हैं वो शुद्ध धातु के नहीं होते। जो धातुओं के सल्फाइड हो गए, ऑक्साइड हो गए, तो इनके रूप में क्या मिलता है? अपन को अयस्क मिलता है। तो उनसे शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करेंगे, आज उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं अयस्क, कि अयस्क का करेंगे क्या पहले तो। ठीक है, अभी अपन को पता नहीं है कि किस प्रकार की धातु का अयस्क है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही अपन ने इसको भूपर्पटी के अंदर से खोद के निकाला तो डेफिनेटली इसके साथ कुछ ना कुछ रेत आएगी, कुछ ना कुछ मिट्टी आएगी। ठीक है ना, जैसे कि अशुद्धि आती है, गेंग जिसे अपन को बोलते हैं। तो जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, मान लो रास्ते में चल रहे हैं, अब कीचड़ में एक सिक्का मिला हुआ दिख गया, अपन को सिक्का पड़ा है कीचड़ में, तो उसको उठाएंगे तो सही, अपन पहले आसपास देख लेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर उस सिक्के को उठाएंगे। अब क्या उसको ऐसे ही जेब में रख लेंगे क्या? नहीं, उससे पहले उसको क्या करेंगे? धोएंगे। क्या करेंगे? धोएंगे, साफ करेंगे, उसके बाद जेब में रखेंगे। तो उसी प्रकार से अयस्क को भी यहाँ इसके साथ जो मिट्टी आती है या फिर अन्य जो गेंग आती है उसको हटाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सांद्रण। क्या बोलते हैं? सांद्रण, या फिर बोलते हैं समृद्धिकरण। क्या बोलते हैं? समृद्धिकरण। तो पहले इसको करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे? सांद्रण। किसका? अयस्क का, यानी कि अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। अब चूंकि इसको अपन ने धो लिया है अच्छे से, इसकी सारी अशुद्धि अपन ने निकाल दी है। अब अपन को पता लग जाएगा कि किस धातु का अयस्क है। ठीक है, अब अपन ने धातुओं को भी 3 प्रकारों में बांटा था। एक तो होते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु, एक होते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और एक होती है निम्न अभिक्रियाशील धातु। ये कहाँ से निकाले अपन ने? जो सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी उसमें जो सबसे ऊपर जो धातुएं आ रही थी वो धातुएं थी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, और जो उसके बीच में आ रही थी वो थी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और जो नीचे आ रही थी वो थी निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो यहाँ भी अपन इनको 3 भागों में बांटेंगे। पहली है उच्च क्रियाशील धातुएं। कौन सी? उच्च क्रियाशील धातुएं। कौन सी है? उच्च क्रियाशील धातुएं। ठीक है, नंबर 2 पे आएगी अपने मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं या मध्यम क्रियाशील धातुएं। ठीक है, क्रियाशील धातुएं। और अपनी लास्ट में जो नीचे आती है सक्रियता श्रेणी की, वो कौन सी होती है? निम्न क्रियाशील धातुएं। कौन सी धातुएं? निम्न क्रियाशील धातुएं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया? जमीन के अंदर गड्ढा खोदा, उसमें से खनिज निकाले। उस खनिजों में से कुछ अयस्क थे, अयस्क अपन ने लिए, अयस्क को धोया, मतलब उसको सांद्रित किया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। अब अपन को पता लग गया कि धातु किस प्रकार की है, तो अपन ने 3 वर्गों में उसको विभाजित कर लिया। हो सकता है वो उच्च क्रियाशील हो सकता है वो मध्यम अभिक्रियाशील हो सकता है वो निम्न क्रियाशील हो। ठीक है, जैसे सोडियम वगैरह होते हैं वो तो उच्च क्रियाशील होते हैं,
जिंक वगैरह होते हैं वो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, और जो मरकरी, कॉपर, ऐसे की जो सोना चांदी जो भी होती है वो निम्न क्रियाशील होते हैं। अब 3 प्रकार हो गए अपने पास, इनका अलग अलग टाइप से अपन क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे, मतलब इनसे अलग अलग टाइप से इनके अयस्क से शुद्ध धातुएं प्राप्त करेंगे। अब इनको डिवाइड करने की कहाँ जरूरत आ रही थी, एक साथ एक ही विधि से भी तो कर सकते थे, लेकिन एक विधि से अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने ये सीखा है कि सभी तत्वों की जो क्रियाशीलताएं होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए अपन ने इनको 3 वर्गों में विभाजित किया है। जो अपना उच्च क्रियाशील धातुएं होती है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये बहुत तेजी से रिएक्शन करती है, ठीक है ना, और इनको बहुत ही इजी वे में प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले जो उच्च क्रियाशील धातुएं हैं इनका निष्कर्षण देखते हैं अपन। इनका सबसे पहले अपन गलित अवस्था का जलीय विलयन बनाएंगे, ठीक है। गलित अवस्था में क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विलयन। जैसे मान लो समुद्र से अपन ने नमक प्राप्त किया, वो खनिज नमक होता है तो ठोस अवस्था में होगा। अब उसका क्या करेंगे, पहले पानी में घोल के उसका विलयन बनाते हैं, तो कौन सा विलयन हो जाता है, गलित अवस्था का विलयन हो जाता है, ठीक है। नमक में कौन सा होता है, सोडियम धातु, तो सोडियम धातु कौन सी है, उच्च क्रियाशील धातु है। यानी कि जो खनिज नमक होता है उससे शुद्ध सोडियम कैसे प्राप्त करेंगे वो विधि अपन सीख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका क्या किया, गलित अवस्था में, मतलब उसको जल में घोल दिया, जिस भी विलायक में वो घुलता होगा ना उसमें अपन घोल देंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि उसका विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है। विद्युत अपघटन करने के बाद कैथोड, अपन एनोड कैथोड बनाते हैं ना, तो एनोड पर तो गंदगी जमा हो जाएगी और कैथोड पर अपन को क्या प्राप्त होगा, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। तो विद्युत अपघटन करने के बाद अपन को कैथोड पर क्या प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत ही इजी था। जो उच्च क्रियाशील धातुएं होती है उनको, उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करना बहुत ही इजी है। कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, शुद्ध धातु, ठीक है, शुद्ध धातु। जैसे मान लो अपन को नमक का खनिज मिला, नमक का खनिज है NaCl। क्या मिला, NaCl, ठीक है। अब NaCl से अपन को क्या करना है, सोडियम प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, ओनली सोडियम प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, पहले तो इसको जल में घोलेंगे। किस में घोलेंगे, जल में। जल में घुलने के बाद ये किस में बदल जाता है, सोडियम प्लस और Cl माइनस में बदल जाता है। जैसे ही अपन नमक का जलीय विलयन बनाएंगे तो ये 2 भागों में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो जो Na प्लस है ये कहाँ जाएगा, ऋणात्मक, जो ऋणात्मक सिरा होता है अपन का विद्युत अपघटन करते समय कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो सोडियम कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, सोडियम बना लेगा। यानी कि जो कैथोड होता है उस पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, 1 इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया, सोडियम प्लस ने, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम। बताओ कैथोड पर क्या प्राप्त हो गया अपन को, सोडियम प्राप्त हो गया। यानी कि जो अपना उद्देश्य था, अपन जिसके लिए विद्युत अपघटन कर रहे थे वो अपन का पूरा हो गया, यानी कि सोडियम प्राप्त हो गया। और जो Cl माइनस है वो कहाँ जाएगी, एनोड पर जाएगी। Cl माइनस और क्या करेगी ये, Cl बना लेगी 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली। कैथोड पर अपन को क्या मिल जाएगा, शुद्ध सोडियम, और एनोड पर क्या मिलेगी, क्लोरीन गैस। एनोड के नीचे क्लोरीन जमा हो जाएगा, इसको बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। तो इस विधि से अपन उच्च क्रियाशील धातुओं का शोधन कर सकते हैं, मतलब इनके अयस्कों से अलग कर सकते हैं। हाँ, अब हम समझेंगे कि मध्यम जो क्रियाशील धातुएं होती है उनका शोधन किस प्रकार से करते हैं। जो ये मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है ये प्रकृति में 2 अयस्कों के रूप में मिलती है। कितने अयस्कों के रूप में, 2 अयस्कों के रूप में। कौन कौन से अयस्क होते हैं वो, पहला तो होता है कार्बोनेट अयस्क। कौन सा अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क। दूसरा अपना होता है सल्फाइड। कौन सा, सल्फाइड, ठीक है ना। 2 याद रह जाएंगे। कौन कौन से, एक तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में, एक होते हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में। कौन सी धातुएं मिलती हैं इन दोनों के रूप में, मध्यम क्रियाशील धातुएं, जिंक, एल्यूमिनियम वगैरह, ठीक है, 2 अयस्कों के रूप में। अब इन दोनों अयस्कों से सबसे पहले अपन ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। कार्बोनेट से ऑक्साइड कैसे बनाएंगे,
सल्फाइड से ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। अब ऑक्साइड क्यों बना रहे हैं अपन, क्योंकि ऑक्साइड बनाएंगे तो उसका अपचयन कर देंगे और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। देखो अगर कार्बोनेट से अपन को ऑक्साइड बनानी है और सल्फाइड से अपन को क्या बनाने हैं, ऑक्साइड यौगिक बनाने हैं, तो कार्बोनेट से जब सल्फाइड बनाना हो तो यहाँ करते हैं निस्तापन। क्या करते हैं, निस्तापन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ सल्फाइड से अगर अपन को ऑक्साइड बनाने हैं तो यहाँ करेंगे अपन भर्जन। क्या करेंगे, भर्जन। अब अपने पास दो नए शब्द आ गए, निस्तापन और भर्जन। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो निस्तापन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में क्या करते हैं अपन, ऐसी जगह पर गर्म करते हैं जहां ऑक्सीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती है, मतलब वहां वायु नहीं होती। तो ऐसी जगह पर गर्म करेंगे चीज़ों को तो वो प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। और किनको किया जाता है, कार्बोनेट यौगिकों को। और जो अपना भर्जन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर वो जो प्रक्रिया होती है वो होती है भर्जन। तो सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। और कार्बोनेट यौगिकों का क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। और अपन को क्या प्राप्त हो जाते हैं, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं, धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। जो अपना धातु था, ठीक है ना, पहले किसके रूप में था, वो कार्बोनेट के साथ था या फिर सल्फाइड के साथ था। अब किसके साथ आ गया, ऑक्साइड के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ आ गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, अपचयन। किसके साथ करेंगे, कार्बन के साथ। किसके साथ करेंगे, कार्बन के साथ। तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगी, धातु। क्या प्राप्त हो जाएगी, धातु। और इस धातु से फिर क्या कर लेंगे, इसका परिष्करण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, परिष्करण कर लेंगे। ठीक है, तो परिष्करण करने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अब अपन बात करेंगे जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है उनसे धातु कैसे प्राप्त की जाती है, मतलब उनके अयस्कों से कैसे धातु प्राप्त की जाती है। देखो जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है वो क्रिया ही नहीं करती, वो या तो मुक्त अवस्था में मिल जाएगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलती है। किन के रूप में मिलती है, सल्फाइड अयस्कों के रूप में। तो मान लो कभी कभार किस्मत अच्छी रही तो सोना डायरेक्ट मिल जाता है, चांदी डायरेक्ट मिल जाती है, प्लेटिनम डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कर लेती है रिएक्शन छोटी मोटी और सल्फाइड यौगिक बना लेती है। तो जो सल्फाइड यौगिक होते हैं इनके, उनसे यही प्रोसेस चलेगी वापस। तो देखो जो सल्फाइड यौगिक होते हैं इनके सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलेगी, या तो नॉर्मल नेचुरल डायरेक्ट ही मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो डायरेक्ट ही मिल जाएगी, डायरेक्ट ही अपन को सोना प्राप्त हो जाएगा, चांदी प्राप्त हो जाएगी। या फिर हो सकता है सल्फाइड अयस्कों के रूप में हो। तो सल्फाइड से पहले क्या बनाएंगे अपन, ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। कौन सी विधि द्वारा, भर्जन विधि द्वारा। भर्जन क्या होता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करना। क्या कहलाता है, भर्जन। और वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अब अपन ने भर्जन किया तो वो किस में बदल गया, ऑक्साइड में बदल गया। किस में बदल गया, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में बदल गया। अब यहाँ पर इसके अपचयन की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील तो है ही नहीं धातु है। तो जब इसको ऑक्साइड में बदलने के लिए जब गर्म किया जाता है ना तो ऑटोमेटिक इसका अपचयन हो जाता है और अपन को धातु प्राप्त हो जाती है। तो यानी कि ज़्यादा थोड़ा सा और गर्म करेंगे और अपन को धातु मिल जाएगी। और धातु मिलने के बाद उसको और शुद्ध करेंगे, यानी कि उसका क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे। ठीक है, परिष्करण आगे समझेंगे कि परिष्करण होता क्या है। तो मुझे लगता है कि ये सारणी आपको याद हो गई होगी। उच्च क्रियाशील धातुओं को कैसे करेंगे, पहले उनका गलित अवस्था में विलयन बनाएंगे, फिर विद्युत अपघटन करेंगे और कैथोड पर अपन को शुद्ध धातु प्राप्त होगी, जबकि एनोड पर अपन को गंदगी प्राप्त होगी, जिसे एनोड पंख बोलेंगे। मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वो प्रकृति में दो अवस्था मतलब दो रूपों में पाई जाएगी, कार्बोनेट यौगिकों के रूप में और सल्फाइड यौगिकों के रूप में। जो कार्बोनेट यौगिक होते हैं उनका क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है और सल्फाइड यौगिकों का भर्जन किया जाता है और क्या प्राप्त हो जाते हैं, ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। उन ऑक्साइडों का अपचयन करके क्या मिलती है, धातु। फिर धातु का क्या किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। और जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है वो या तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर वो सल्फाइड यौगिकों के रूप में मिलती है जिसका अपन भर्जन करेंगे, ऑक्साइड मिलेंगे, ऑक्साइड से अपन धातु प्राप्त करके उसका परिष्करण कर लेंगे। तो मुझे लगता है सारणी से आधा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन इनके उदाहरण देखते हैं। तो मध्यम क्रियाशील धातु के उदाहरण लेते हैं क्योंकि अपन ने उच्च क्रियाशील धातु का उदाहरण देख लिया है कि जो NaCl
अयस्क है उससे सोडियम धातु कैसे प्राप्त करते हैं, तो कुछ नहीं करना, जल में घोलना है, वैद्युत अपघटन करना है, कैथोड के नीचे क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। अब अपन मध्यम वाले का समझते हैं। अपन उदाहरण लेते हैं जिंक का। किसका लेते हैं, जिंक का। ये जिंक मुक्त अवस्था में तो नहीं पाया जाएगा, या तो अपन को कार्बोनेट में मिलेगा या फिर सल्फाइड के रूप में मिलेगा, तो जिंक कार्बोनेट, ठीक है, या फिर मिलेगा अपन को किसमें, जिंक सल्फाइड के रूप में, ठीक है ना। अब कार्बोनेट यौगिकों का तो क्या करेंगे, निस्तापन, मतलब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाएगा। तो यहाँ सीधा गर्म कर देंगे इसको, तो क्या मिल गया अपन को, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, ऑक्साइड मिल गया। ये देखो ऑक्साइड पे आ गए अपन। अब सल्फाइड का वर्जन करेंगे, यानी कि वायु के साथ गर्म करेंगे, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा अपना जिंक ऑक्साइड प्लस SO2, ठीक है। इसको संतुलित करना आपका काम है। तो देखो जिंक कार्बोनेट था और जिंक सल्फाइड था। कार्बोनेट यौगिक और सल्फाइड यौगिकों को किस में बदल लिया अपन ने, ऑक्साइडों में। ऑक्साइडों में बदलने के बाद क्या करते हैं, इसका अपचयन करते हैं। क्या करते हैं, अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का अपन किसके साथ अपचयन करेंगे, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो जिंक प्लस CO बनता है। तो बताओ अपन को धातु मिली नहीं मिली, मिल गई। तो ये जो जिंक धातु मिली, अभी भी इसमें थोड़ी सी अशुद्धि होती है, जिसका अपन क्या कर लेंगे, परिष्करण कर लेंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण आया समझ में। पहले तो अपने पास जिंक कार्बोनेट था या फिर जिंक सल्फाइड था, क्योंकि जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती है दो रूपों में पाई जाती है, कार्बोनेट और सल्फाइड में। तो कार्बोनेट और सल्फाइड में मिली, उसका क्या किया, पहले तो क्या किया, निस्तापन। जो कार्बोनेट यौगिक था उसका तो निस्तापन किया और ऑक्साइड बना लिए, और सल्फाइड यौगिक थे उसका अपन ने क्या किया, वर्जन किया और ऑक्साइड बना लिए, ठीक है। अब इन ऑक्साइडों का क्या कर दिया, अपचयन कर दिया कार्बन के साथ, तो अपन को धातु मिली नहीं मिली, मिल गई। तो इस प्रकार से मध्यम का करेंगे। निम्न का देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मैं पारे का ले लूँ, ठीक है, या तो पारा शुद्ध अवस्था में से ही मिल जाएगा या फिर किस में मिलेगा, सल्फाइड के रूप में। किस में मिलेगा, सल्फाइड के रूप में। इसको वायु की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या मिल जाएगा अपन को, सीधा पारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पारे को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि पारे के साथ जो निम्न क्रियाशील धातुएं होती है उनको भी इसी विधि से प्राप्त किया जाता है। तो ये था अपना ये आज का टॉपिक कि धातुओं को किस प्रकार से अयस्कों से अलग करते हैं, इनका मतलब धातुओं को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।